डिजीज़ कंट्रोल, बीमारियों पे कैसे काबू पाया जा सकता है मेडिकल साइंस को इस्तेमाल करते हुए। इसके हमारे पास 3 बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सेकंड हमारे पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, और थर्ड हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी है। तो हम बारी बारी इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं ये उन तरीक़ाकार को कहा जाता है जो बीमारी होने से पहले इख्तियार किए जाते हैं। ये कोई तरीका इलाज नहीं है, ये बीमारी होने से पहले बचने का नाम है। हम इसमें देखते हैं कि बीमारी का फैलाव कैसे होता है और फिर जिस तरीके से बीमारी फैलती है उनसे बचकर हम बीमारी से बच जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? ये प्रिकॉशंस होती हैं जिनके ज़रिए से हम बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं। मेडिकल साइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट। मेडिकल साइंस जो है वो हमें बताती है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, बीमारी किस चीज़ की वजह से हो रही है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि बीमारी कैसे फैलती है। एग्जाम्पल्स में सबसे पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो एड्स की है। एड्स जो है ये किस चीज़ की वजह से होता है? ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको कहा जाता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बीमारी फैलती कैसे है और एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसे पहुंच जाती है? तो इसमें सबसे पहले तो फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट है। इसकी मदद से ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। कंटामिनेटेड सिरिंज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे बीमारी का फैलाव हो सकता है। या फिर जो कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर वो इस्तेमाल किए जाएं तो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है। तो ये हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं जिनके ज़रिए से बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? अब क्योंकि हमें इसके मोड ऑफ कम्युनिकेशंस का पता है, अगर हम इन तमाम चीज़ों से बचें तो हम बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचा जाए तो हमें बीमारी नहीं होगी। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उससे पहले बाकायदा ब्लड को टेस्ट करें, इंश्योर करें कि जिस शख्स से ब्लड लिया जा रहा है उसको कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं फैलेगी। कंटामिनेटेड सिरिंज को इस्तेमाल ना किया जाए, या फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से स्टेराइल किया जाए, तो ये बीमारी फैलने को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हम प्रिकॉशंस लें और ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाएं जिसकी मदद से ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में ना फैल सके। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक जो है हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये इनक्योरेबल डिजीज़ है। सेकेंड डिजीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस कहा जाता है लिवर के इन्फेक्शन को, और इसके मोड ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं वो सेम है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये बीमारी फैल सकती है। जो कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो उससे ये बीमारी फैल सकती है। यहाँ पर जो कंटामिनेटेड सिरिंज इस्तेमाल की जाती है इससे ये बीमारी जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँच सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनमें ये आएगा कि हमें एक ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा इन तमाम प्रोसीजर्स में, कि सर्जरी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साफ़ होने चाहिए। ब्लड को ट्रांसफ्यूजन से पहले टेस्ट किया जाए और सिरिंज को एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, मुख्तलिफ़ बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की इम्यूनिटी जो होती है उसको हम एनहांस कर लेते हैं, उसको बेहतर बना देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने किसी इंसान को वैक्सीन देके उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लिया है, तो अब अगर उस बीमारी का बैक्टीरिया या वायरस उस तक पहुंचेगा तो भी उसको वो बीमारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर फाइटिंग एबिलिटी जो है जर्म्स के अगेंस्ट उसको एनहांस कर दिया गया है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले दुनिया में जो वैक्सीनेशन है उसका तरीका डेवलप किया था 1796 में, और ये जो दुनिया की पहली वैक्सीन थी ये एक बीमारी के अगेंस्ट थी जिसको काउपॉक्स कहा जाता है। वैक्सीन या वैक्सीनेशन की जो टर्म है इसको डिराइव किया गया है वैका से। वैका लैटिन में काउ को कहा जाता है,
और क्योंकि जो पहली बीमारी कॉपॉक्स थी जिसके अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप किया गया था, इसीलिए वैका से ये वर्ड जो है वैक्सीन या वैक्सीनेशन डिराइव किया गया। यहाँ पे एक इमेज जो है उसमें शो किया गया है कि किस तरीके से एडवर्ड जेनर ने इस दुनिया की पहली वैक्सीन एक जो बच्चा था उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की। पर्पस क्या है वैक्सीनेशन का? पर्पस ये है कि वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन जो होती है ये इसलिए की जाती है ताकि लोगों को क्या किया जाए, इम्यून बना दिया जाए। किस चीज़ के अगेंस्ट? वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स के अगेंस्ट। वायरल और बैक्टीरियल जो बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं, उनके अगेंस्ट लोगों को इम्यून बना दिया जाए, यानी कि उनको वो बीमारियां ना हो सकें। कुछ डिजीज़ के अगेंस्ट लोगों को बचपन में ही इम्यून बना दिया जाता है ताकि पूरी ज़िंदगी में उनको वो बीमारियां ना हो सकें। जैसा कि आप लोगों के बाजुओं पे एक निशान होगा जो कि वैक्सीनेशन की सिरिंज का निशान है, और ये मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो बच्चों को दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे उन बीमारियों से इम्यून हो जाते हैं और उन बीमारियों से पूरी ज़िंदगी के लिए महफूज बना दिया जाता है। वैक्सीन के बेनिफिट्स हमारे क्या हैं? ये क्लेम किया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है इसको इस पूरी दुनिया से ख़त्म किया जा चुका है सिर्फ किस वजह से? वैक्सीनेशन की वजह से, कि इसकी वैक्सीन जो है वो बनाई गई और इसको पूरी दुनिया में फैला दिया गया, और आज जो है वो हम स्मॉल पॉक्स से तकरीबन पूरी तरह से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। और इसी तरह से जो पोलियो है वो भी वैक्सीन की मदद से ख़त्म होने के करीब है। अवेलेबल वैक्सीन जो हैं, बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद है, जैसे कि पोलियो, वूपिंग कफ, मीज़ल्स, मम्प्स, इन सारी बीमारियों के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और इन बीमारियों को ईज़िली वैक्सीनेशन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्दर एफर्ट्स में साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम बीमारियां जिनका कॉज जो है वो बैक्टीरिया या वायरस हैं, उनके अगेंस्ट हम वैक्सीन डेवलप करें और उन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सके। इसके अलावा जो एड्स है उसकी भी एक वैक्सीन बनाई गई थी और वो भी इंसानों के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको ट्रायल भी किया गया था, लेकिन उसके बाद वो कामयाब नहीं हो सकी थी। ड्रग ट्रीटमेंट या फिर जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट में हमारे पास एंटीबायोटिक्स को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती हैं। अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है ऐसी बीमारी से जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तो एंटीबायोटिक्स की मदद से उन बैक्टीरियाज को किल किया जाता है और उस इंसान को ठीक कर लिया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सिर्फ इस केस में यूज़फुल होती हैं कि अगर बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट ना हो गए हों, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बैक्टीरियाज टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर वो एंटीबायोटिक असर नहीं रखती। जैसा कि इस दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, वो बहुत सारे बैक्टीरियाज के ऊपर आज असर नहीं रखती है, क्योंकि बैक्टीरियाज ने उसके ख़िलाफ़ लड़ना सीख लिया और वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो गए। तो आज अगर हम वो एंटीबायोटिक मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को देते हैं तो वो उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं रखती है। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सबसे पहले कैंसर होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में जो बीमारी होती है इसको हम कैंसर का नाम देते हैं। कैंसर को दो तरीक़ों से इलाज किया जा सकता है। एक हमारे पास रेडियोथेरेपी है जिसमें हम रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी हमारे पास कीमोथेरेपी है जिसमें कि केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि रेडिएशंस दी जाती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो हैं उनका एक्सपोजर किया जाता है रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, और जो हमारे पास बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स होते हैं उनको किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए इलाज किया जाता है कि हमारे पास जो कैंसरस सेल्स मौजूद होते हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए उन सेल्स को किल किया जाता है और पेशेंट का इलाज करने की कोशिश की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स इनके क्या होते हैं? क्योंकि जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं, तो अगर हम किसी भी मैकेनिज़्म से उन सेल्स को किल करने की कोशिश करें तो ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी
असर रखते हैं। तो ये केमिकल्स दोनों सेल्स को किल कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को भी और नॉर्मल सेल्स को भी। जीन थेरेपी में हम जीन्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए से इलाज किया जाता है। अगर हमारे पास कोई फॉल्टी जीन जो है वो मौजूद है तो उसको हम रिपेयर कर लेते हैं, और अगर रिपेयर नहीं कर सकते तो उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास न्यू टेक्निक है जीन थेरेपी की, इसके अंदर रिपेयर किया जाता है डिफेक्टिव जीन्स को। इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल जीन जो है उसको आइसोलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो जीन है वो ख़राब हो चुका है, उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा, तो हम किसी नॉर्मल इंसान से उसका जो नॉर्मल जीन होगा उसको आइसोलेट करेंगे और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देंगे होस्ट में। होस्ट में कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? होस्ट में उसको बोन मैरो के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी मदद से उसका जो फॉल्टी जीन होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, तो उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट कर देंगे। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? इसमें बीमारियों के अगेंस्ट लड़ा जाता है, फाइट की जाती है तमाम मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, और इंश्योर किया जाता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो साथ में हमारे पार्टिसिपेट कर रही हो। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो बीमारी पे काबू उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि कम्युनिटी उनका साथ ना दे। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जो अभी हालिया 2020 के अंदर कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया। हम कोरोना वायरस के ऊपर तब तक काबू नहीं पा सकते हैं जब तक कि कम्युनिटी हमारा साथ ना दे, जब तक लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करें, या फिर वो अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखें या वायरस से बचने की कोशिश ना करें, तो उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है वो इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकती है। तो बाज़ औक़ात जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होती है वो कंपलसरी हो जाती है किसी भी बीमारी के ऊपर काबू पाने के लिए। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं पोलियो की। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक पोलियो को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अगर हम पोलियो की कैंपेन्स देखें तो स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ नेशनल टेलीविज़न के ऊपर डेट्स अनाउंस कर दी जाती थी कि इन डेट्स के अंदर अपने बच्चों को हॉस्पिटल तक लेके आएँ और उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। लेकिन लोग जो हैं वो पोलियो के कतरे पिलाने से अवॉइड करते थे और वो नहीं जाते थे। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेप आगे चली गई और गवर्नमेंट ने हेल्थ वर्कर्स रखे। हेल्थ वर्कर्स का काम ये था कि वो घर घर जाते थे और जाकर पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाए जाते थे, पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो दी जाती थी। लेकिन ऐसी एग्जांपल्स देखने में आई कि तब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे। लास्ट स्टेज पे क्या किया जाता है कि हम जो कम्युनिटी होती है उसको डराना शुरू कर देते हैं और डरा के उनको अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप पोलियो के एड्स देखें पाकिस्तान में तो उनमें क्या होता है, एक माजूर बच्चा जो है वो दिखाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि ये बच्चा आपका भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा ना हो, अपने बच्चों को जो है वो पोलियो की वैक्सीन पिलाएं ताकि वो बीमारी से बच सकें। तो इस तरीके से हम जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाया जाए। या फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये बचती है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कम्युनिटी बिल्कुल ही पार्टिसिपेट ना कर रही हो, तो फोर्सफुली जो है कम्युनिटी को साथ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है और डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि कोरोना वायरस के केस में पूरी दुनिया में किया गया। तो कम्युनिटी को मिलाने के लिए सबसे पहले तो क्या चीज़ चाहिए? अवेयरनेस चाहिए कि कम्युनिटी खुद लोग इतने अवेयर हों कि वो उनको ये बीमारी क्या नुकसान पहुंचा सकती है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, उनको उस प्रॉब्लम की सेवेरिटी के बारे में पता हो, उसके कॉजेज़ के बारे में पता हो और उसकी रेमेडीज़ के बारे में पता हो। क्योंकि ऑब्वियसली आवाम जो है वो जितने ज़्यादा एजुकेट होगी वो उतनी ही ज़्यादा केयर करेगी और उतनी ही ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकेगा। तो ये हमारे पास एक बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम जो डेंजरस डिजीज़ होती हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ में
उनके ऊपर ना सिर्फ काबू पा सकते हैं बल्कि उनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है।